हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाद खान। जिस खबर का देश को इंतजार था वो गुड न्यूज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रख दी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा आज ऐलान कर दिया कि बस चंद हफ्तों का इंतजार कर लीजिए, देश को कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन तैयार है, सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं उनके अप्रूवल का, उनकी हरी झंडी का अब इंतजार बाकी है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनने और टीकाकरण के पूरे प्लान को देश के सामने रखा। खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए मानवता को बचाने वाली ये गुड न्यूज। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। किसे वैक्सीन लगेगी, इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर देश को राहत वाली खबर दी, लेकिन इस पर भी सियासत जारी। कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं 130 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन देने का पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है सरकार का। जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर, इनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। बुजुर्ग, उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। तो इसके बाद जो आम जनता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी, इनके लिए कोई रोड मैप आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें। बिहार में अगर उन लोगों ने बात की है, जिक्र की है देने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बात वो चुनाव में कहते हैं बीजेपी के लिए वो जुमला ही होता है, वो सच्चाई होती नहीं है। तो इनसे कोई उम्मीद करना मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। और अगर वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, कौन सा वैक्सीन होगा, अगर आता है तो अब बंगाल के लिए ये लोग घोषणा करेंगे कि बिहार को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वैक्सीन आने वाली है और इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रेडिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे। प्रधानमंत्री कहते हैं अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाएगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, अगले कुछ हफ्ते आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन आने की? तो ये समय के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब वैक्सीन आएगी। तो अभी जो खबर है, जो अभी हम लोगों को पता है विश्वस्त सूत्रों से कि जो फेज 3 ट्रायल है उसके यूरोपियन कंट्रीज में जो रिजल्ट्स है वो घोषित होने वाले हैं
उसके घोषित होने के तुरंत बाद मोस्ट प्रोबेबली वहां पे इमरजेंसी अप्रूवल यूरोपियन कंट्रीज से मिल जाएगा। जैसे अभी इनको मिला है, फाइजर को मिला है, इसी तरह हम लोगों को भी, मॉडर्ना को मिला, उस तरह इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके अप्रूवल मिलने के बाद चूंकि सेम पैरेलल ट्रायल इंडिया में भी चल रहे हैं कोवैक्सीन का, कोविड वैक्सीन पे, तो इंडिया में भी सेम उसी बेस पे हम लोग अप्रूवल दे देंगे। जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग साइंटिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल देंगे हम लोग रेडी हैं। मतलब डॉक्टर रवि मलिक, क्या ये सब कुछ इसी महीने, दिसंबर महीने के आखिर तक संभव आपको लग रहा है, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन हमारे को मिल जाएगी और उसमें भी मैं 2-3 चीजें बताऊं। ये बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने की है कि एक तरफ वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया, और तीसरी तरफ जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हम लोगों ने उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में शुरू कर दी, जिसमें कि शायद थोड़ा लॉस जरूर हो जाता अगर ये वैक्सीन कारगर ना होती। तो ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही थी। और जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मैं आपको रुमाना बता दूं रुमाना जी कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बड़ा पुख्ता है। हम सालों से बच्चों को वैक्सीन देते आए हैं। हमने पोलियो को भी इरेडिकेट किया है जस्ट ओनली बाय प्रोवाइडिंग पोलियो वैक्सीन टू दी रिमोटेस्ट एरिया, जो दूर से दूर का इलाका है, उसको भी पोलियो की हमने दवाई देके और उसको इरेडिकेट किया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि वैक्सीनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है। बिल्कुल अनुभव है भारत के पास, किस तरीके से वैक्सीन जो है वो बड़ी आबादी को दी जा सकती है। पोलियो के मामले में वो भारत ने करके दिखाया है, भारत मिसाल है दुनिया के सामने। मैं अब आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, डॉक्टर DK गुप्ता पहले आप आ जाइए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राथमिकता बताई कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग। आपको लगता है ये प्राथमिकता जिस तरीके से तय की है सरकार ने, ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल प्राथमिकता सोच समझ के तय की गई है कि पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन स्टाफ है, उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, बिकॉज वो हाई रिस्क पे, उनके अंदर मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारा डेथ हो रही है, वो मैक्सिमम इन्हीं लोगों में हो रही है। तो पहले इन लोगों को बचाना जरूरी है और शायद इसी पे सरकार ने ध्यान रखते हुए डाटा भी कलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सारे हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सीनियर सिटीजन्स का है उनका डाटा ऑलरेडी उनके पास, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से या जो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से ऑलरेडी है। तो इस पे बड़ा प्लान जो है गवर्नमेंट बना चुकी है। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि वैक्सीन का मास प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन एक लिमिटेशन है और इसी वजह से ये दायरे में बांधना पड़ेगा। आपको फेज वाइज वैक्सीन जो है उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी और धीरे धीरे करके इसको एडमिनिस्टर करना होगा सर, इसी वजह से ये प्लान। डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे को 130 करोड़ देशवासियों को जो है वैक्सीन से प्रोटेक्ट करना है। मैं ये भी बता दूं, हमें 130 करोड़ नहीं, शायद 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी, क्योंकि वैक्सीन जो है हो सकता है 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज भी हमें रिपीट करनी पड़े। तो हमारे को वैक्सीन की बहुत ज्यादा तादाद चाहिए। और इसमें भी एक चीज बता दूं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को ही आप ले लीजिए, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज आएंगी। एक हेल्थ केयर वर्कर्स तो वो हो गए जो कोविड के पेशेंट से डायरेक्ट बिल्कुल आमना सामना करके जो है वो युद्ध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनको कि कोविड के पेशेंट से उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। इसी तरह से बीमारियों में भी अगर आए तो बीमारियों के अंदर भी ये है कि जो बहुत सीवियरली डायबिटिक हैं, जो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज हैं, जो कीमोथेरेपी से पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चल रही है, या जिनके लिवर और किडनी और हार्ट की संगीन बीमारियां, उनको फ्रंट में लाया जाएगा। और उसके बाद पीछे जो है जो लो डायबिटिक्स हैं या जो हेल्थी डायबिटिक्स हैं, उनको पीछे किया जाएगा। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे, 8-10 तरह के ग्रुप्स बनेंगे और उसके हिसाब से जो है ये वैक्सीन लगेगी। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी इसलिए जरूरी है क्योंकि न केवल उनकी प्रोटेक्शन और बचाव जरूरी है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर हमारे वल्नरेबल एज ग्रुप से मिलते रहते हैं। जो डायबिटिक है, जो हार्ट वाला, वो सीधा हेल्थ केयर वर्कर के पास जाता है। अगर हेल्थ केयर वर्कर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो उनको भी हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी डेफिनेटली सरकार बना भी चुकी है और बना भी रही है। और इसी स्ट्रेटजी के दायरे में, अगर दायरे में चल के करेंगे तो फिर हर्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर। डॉक्टर DK गुप्ता, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि देखिए जो पूरी आबादी है 130 करोड़ की, उसको जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगाओ। अगर आप 50 से 60% पॉपुलेशन को भी कवर कर लेते हो तो भी संक्रमण पर आप काबू पा सकते हो। बिल्कुल,
तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जैसे अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो वो कम्युनिटी या वो देश या वो सोसाइटी वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो अगर हम 50-60% या 70% जनसंख्या को भी इम्यूनाइज्ड कर दें, इम्यूनाइज दो तरह से हो सकता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स हम वैक्सीन देके करें या उनको नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनाइजेशन हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और नेचुरल एंटीबॉडीज उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, वो परसिस्ट करेंगी, तो उनको अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। या ऐसे लोग जैसे 60-70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन लगा दी तो उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है फिलहाल वैक्सीन देने के मामले में प्राथमिकता लिस्ट में उनका नंबर सबसे नीचे रहने वाला है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर सही से स्ट्रेटजाइज करें तो उनका एंटीबॉडी टाइटर देखना चाहिए कि अगर उनका एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, सफिशिएंट है, वो उनको 3 से 6 महीने की प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो उनको हम बाद में प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर ही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स या दूसरे जो पुलिस पर्सनल्स हैं या जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में, उन लोगों के लिए। ठीक है सर, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो देखिए वैक्सीन जब आएगी तो फिर वो वैक्सीन किस तरीके की होगी, क्या ओरल वैक्सीन होगी या फिर इंजेक्ट किया जाएगा वैक्सीन को, किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा वैक्सीन को, वैक्सीन की कीमत को लेकर भी कई तरीके के सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी खुशखबरी दी आज की कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में देश में आने वाली है और इसी खबर के साथ राज्य सरकारें अब कमर कसकर तैयारी में जुट गई हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां तक कि दिल्ली में आने वाले सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 5 दिसंबर तक अपना डेटा एनरोल कर देने का समय दिया गया है। डीएसएचएम की वेबसाइट पर यह काम करना होगा सभी हेल्थ वर्कर्स को। हम सीधे रुक करेंगे, दो खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल कीमत को लेकर बहुत बड़ा है लोगों के मन में। डॉक्टर रवि मलिक, आपको क्या लग रहा है सर? प्रधानमंत्री ने हालांकि ये कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर कीमत तय करेगा, लेकिन जिस तरीके की सियासत भी हुई है वैक्सीन की कीमत पर, क्या लगता है आपको? क्या मुफ्त मिल सकती है वैक्सीन या फिर बहुत नॉमिनल चार्जेस हो सकते हैं वैक्सीन के? आपका असेसमेंट क्या? देखिए, मेरे ख्याल से तो काफी संभावना ये भी हो सकती है कि सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सरकार लगभग 9-10 वैक्सीन उपलब्ध मुफ्त में करवाती है पूरे देश में, चाहे वो बीसीजी हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे डीपीटी हो, और आज से नहीं करा रही है, बहुत सालों से एमएमआर हो, बहुत सारी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, ये मुफ्त में उपलब्ध कराती है। तो ये वाली वैक्सीन सरकार जो है मुफ्त उपलब्ध करा सकती है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर चार्जेस भी होंगे तो वो बड़े नॉमिनल चार्जेस होंगे। ये वैक्सीन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आएगी और अगर होगी तो सरकार उसमें सब्सिडी देगी। लेकिन इसमें भी रुमाना जी 2 तरह की कैटेगरीज बनेंगी। जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन भी जो है सरकारी अस्पताल में भी लगती है, प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो है धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की डिवाइड आ जाएगी, ताकि लोड जो है वो हेल्थ के ऊपर काफी कम पड़ जाएगा। कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल। मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हमारे। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका टेक सर इस पर? तो कॉस्ट जो है, पता है हम लोगों को, जो कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है एस्ट्राजेनेका वाली, उसकी लगभग $3 है, 210 रुपए के आसपास है। हाँ, तो इतनी बड़ी कॉपी में बना रहे हैं वो लोग, और प्लस उन्होंने कहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसमें पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। इवन मैं तो चाह रहा हूँ कि जो अफोर्डिंग क्लास है उसको खुद खरीद के लगवानी चाहिए, सो दैट सारे लोगों को वैक्सीन आसानी से मुहैया करा जाए। और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी अदर कंपनी से भी टाइप करना चाहिए, जैसे मॉडर्ना है, स्पुतनिक वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका तो हो ही गया, इसके अलावा जो फाइजर की वैक्सीन है या जॉनसन की वैक्सीन आ रही है, प्लस कुछ इंडिजिनस वैक्सीन है, तो मैं मल्टीपल कंपनियों से टाइप करेगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। और जो बड़े शहर है जैसे टायर 1 और टायर 2 सिटीज हैं, उनमें हम -70 डिग्री और -20 डिग्री की सुविधा दे सकते हैं। और यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी के लोग भी हैं, जैसे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है वो 2500 लेके 4000 रुपए तक की पड़ेगी, बट उसकी एफिकेसी बहुत आई 95% है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन लोग, जैसे ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने मॉडर्ना और फाइजर के साथ भी बुकिंग कर दी है, वो शायद हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेंगी, उससे अगले साल मिल पाएंगी डोजेज, बिकॉज उनकी कैपेसिटी जो है कुल मिलाकर विकल्प होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक, आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये कोरोना काल, संकट काल में लगातार ये एक्सपर्ट्स, ये डॉक्टर्स जो हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आते रहे और जो डर और भय का माहौल था लोगों में उसे दूर करते रहे। और आज तो बड़ी खुशखबरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, देश में अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बस चंद हफ्ते का इंतजार और देश में आने वाली है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में है। लॉकडाउन में फिल्मों से ब्रेक मिला तो कंगना इस वक्त का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कर रही हैं। कंगना ने ताजा पंगा लिया कांग्रेस पार्टी से। आज हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली तो कंगना कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इससे पहले कल किसान आंदोलन पर उन्होंने ट्विटर पर जंग छेड़ दी थी। पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने ट्विटर पर उनको करारा जवाब दिया। बात तू तड़ाक तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड की क्वीन हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहती हैं? कंगना क्यों बन गई हैं कंट्रोवर्सी क्वीन? तो पिछले 24 घंटे में कंगना ने ट्विटर पर सबसे बड़ा झगड़ा किया दिलजीत दोसांझ से। किसान आंदोलन पर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या कहा, जरा ये विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन पर गलत ट्वीट कर फंस गई कंगना। पहले बॉलीवुड से मिली कंगना को फटका। इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ललकारा। बॉलीवुड की पंगा क्वीन किसान आंदोलन के विरोध में 80 साल की बुजुर्ग मोहिंदर कौर पर गलत ट्वीट कर बुरी तरह घिर गई है। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ के बाद बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। विजेंद्र ने अपने ट्वीट में लिखा, गलत पंगा ले लिया। अब समझिए विजेंद्र सिंह ने कंगना के किस पंगे की बात की और उनकी फजीहत कहां से शुरू हुई। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल एक 80 साल की बुजुर्ग मोहिंदर कौर को लेकर अपशब्द कहे थे। शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग की फोटो के साथ ट्वीट साझा कर उन्हें 100 रुपए में बिकने वाली महिला बताया था। कंगना का दावा गलत साबित हुआ तो ट्वीट पर उनकी फजीहत शुरू हो गई, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन हजारों मोबाइल में कैद ये ट्वीट वायरल हो गया, जिसके बाद कंगना के खिलाफ बॉलीवुड से ही आवाज उठनी शुरू हो गई। पंजाब से जुड़े कई सितारे खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आए तो मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कंगना को बड़ी नसीहत दे डाली। दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट किया कि बंदे को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। दिलजीत दोसांझ की नसीहत पर कंगना बिफर पड़ी और दिलजीत पर पलटवार करते करते सारी सीमाएं लांघी और तू तड़ाक पर उतर आई। ओ करण जौहर के पलटू, जो बिल्किस बानो नागरिकता कानून के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही दादी एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती दिखी थी। मोहिंदर कौर को मैं जानती भी नहीं। ये क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने? कंगना यही नहीं रुकी, खुद को बब्बर शेरनी बताते हुए विरोधियों से निपटने की चेतावनी तक दे डाली। सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सब देख रही हूँ किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। बब्बर शेरनी। दिलजीत दोसांझ ने कंगना के ट्वीट के जवाब में लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तो उन सब की पालतू, फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना आप अच्छे से जानती हैं। कंगना भले ही अपने अंदाज में दिलजीत दोसांझ को जवाब दे रही है, लेकिन इस ट्वीट पर उनका झूठ पहले ही सामने आ चुका है। खुद आंदोलन में शामिल रही दादी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कंगना को करारा जवाब दिया था। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਲੇ ਮਸਰਤਾ ਵੇ ਆ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ 700 ਦੇਵਾਂਗੀ। गलत बोल दी, कमली है वो। यही नहीं, मोहाली के एक वकील ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजकर उनके ट्वीट पर माफी मांगने की मांग की है। अगर कंगना माफी नहीं मानती तो उन पर मानहानि के केस किया जाएगा। उधर जिस बीजेपी के समर्थन में कंगना अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं,
वहां से भी उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मैं आपके साहस और अभिनय का सम्मान करता हूं, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरी मां का अपमान करे। आपको अपने किए पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार पर शेरनी की तरह वार करने वाली कंगना ने किसान आंदोलन में अब नया पंगा ले लिया है, लेकिन ये पंगा उन्हें बैकफुट पर ले आया है। और देखिए, कंगना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, कंगना निशाने पर आ रही हैं। कंगना रनौत को हरियाणा की खाप पंचायतों ने चुनौती दे दी है। खाप पंचायत ने कहा, हिम्मत अगर है कंगना रनौत में तो हरियाणा में घुसकर दिखा दें। अखिल भारतीय सर्वजातीय पुनिया खाप ने चेतावनी जारी कर कहा है, कंगना रनौत के खिलाफ जींद और दूसरी जगहों पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। भविष्य में जो फिल्म आएगी कंगना की, उसका विरोध किया जाएगा। तो कंगना रनौत को खाप पंचायतों की खुली चेतावनी। कंगना में हिम्मत तो हरियाणा आकर दिखाए कंगना रनौत। इसी तरीके से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कंगना का आमना सामना हुआ था, और अब जिस तरीके से किसान आंदोलन में गलत ट्वीट किया कंगना रनौत ने, हालांकि बाद में कंगना ने अपना ट्वीट हटा लिया था, लेकिन इसी गलत ट्वीट की वजह से कंगना रनौत निशाने पर आ गई। लगातार कंगना रनौत से कहा गया कि आप माफी मांगो, पर कंगना पीछे नहीं हटी, और इसी के चलते कल पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की जबरदस्त तरीके से तू मैं तू तड़ाक ट्विटर पर हुई सार्वजनिक तौर पर, जिसे देश ने देखा। और अब हरियाणा की खाप पंचायतों की तरफ से कंगना को खुली चुनौती और चेतावनी। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ के 2 वकीलों ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उनकी तरफ से मांग की गई है कि पंजाब के बुजुर्गों और अपाहिजों की भावनाएं आहत करने के लिए कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पंजाब में कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये एक और परेशानी कंगना रनौत की बढ़ती हुई। दरअसल कंगना रनौत की तरफ से ट्विटर पर जो एक पिक्चर शेयर की गई थी, उसमें जिन बुजुर्ग महिला को दिखाया गया था, कंगना रनौत ने उन्हें बिल्किस बानो कहा था, जबकि वो महिंदर कौर थी। फैक्ट चेक के बाद ये बात सामने निकल कर आई। हालांकि कंगना रनौत ने अपना वो ट्वीट हटा लिया था, जिसमें वो महिंदर कौर को बिल्किस बानो कह रही थी, 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाली महिला के तौर पर उनको लेबल कर रही थी। लेकिन इसके बाद कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ हरियाणा की खाप पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया है कंगना रनौत के खिलाफ। और अब खबर पंजाब से आ रही है, 2 वकीलों ने हरियाणा में डीजीपी से मुलाकात कर, चंडीगढ़ में माफ कीजिएगा, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कंगना के खिलाफ। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रोक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, 8 राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे प्रमुख हाईवे NH-24 पर आज भी किसानों का कब्जा है। हालांकि किसानों ने एम्बुलेंस और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए एक लेन जो है वो खाली छोड़ी हुई है। रक्षित सिंह की रिपोर्ट। देश के 8 राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला सबसे प्रमुख हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 24। ये वो हाईवे है जिस पर दिन रात गाड़ियां फर्राटा मारते हुए दौड़ती थी, लेकिन आज की तस्वीर इस नेशनल हाईवे की कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर किसान काबिज हैं। दरअसल कल सुबह से ही जो किसान हैं उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 24 के दिल्ली में दाखिल होने वाले उस रास्ते को बंद कर दिया है किसान आंदोलन के चलते, जिसके जरिए 8 राज्यों का दिल्ली के साथ कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ता है। और अगर इस नेशनल हाईवे की हम बात करें तो इस पर कल लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम था। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो वैकल्पिक रूट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, वैकल्पिक रूटों से जो आवाजाही है वो करवाई जा रही है। लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 24 पर किसान आज भी जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आपको नजर आएंगे। लगातार धरना प्रदर्शन और भाषणबाजी जो है वो हो रही है। हालांकि किसानों ने एक लेन, आप देख सकते हैं कोने में एक लेन अलग से छोड़ी है। ये लेन है जरूरी सेवाओं और एम्बुलेंस के लिए। जो जरूरी सेवाएं हैं और एम्बुलेंस है उसके लिए किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 24 पर एक लेन छोड़ी हुई है। लेकिन ये वो नेशनल हाईवे नंबर 24 है जो देश के 8 राज्यों को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है, और इस पर कल सुबह से ही किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, NH-24।
और वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान 9वें दिन भी जमे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार लोग खाने का सामान लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 9 दिनों से किसान डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हालांकि 4 राउंड बातचीत सरकार से हो चुकी है और अभी 5वें राउंड की बातचीत कल होनी है। देखना होगा किस तरीके से इस पूरे गतिरोध का कोई हल निकल पाता है, किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ पाती है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के उसी प्रदर्शन स्थल पर है। कैमरे से जहां भी आपको नजर जाएगी आपको इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी जो किसान हैं वो यहां पर नजर आएंगे। पिछले 9 दिनों से यहां पर डटे हुए हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, जब तक उन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कहीं ना कहीं एक मेले की सी तस्वीर भी आपको यहां पर लगेगी। इस आंदोलन में लोग खुद से आगे आते हैं, किसानों के लिए वॉलेंटियर होकर चाय और दूसरी चीजें देकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग जो है यहाँ पर चाय लेकर आए हैं और जो आंदोलनकारी है, जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनको चाय दे रहे हैं। खाने पीने की लंगर की पूरी व्यवस्था है, जिससे जो बन पा रहा है वो यहाँ पर सब्जियां लेकर आता है और किसानों की मदद कर रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं चाहता है कि एक भागीदारी हो। सर, आप लोग भी सेवा में लगे हुए हैं? बिल्कुल सेवा में। मैं मुंडका दिल्ली से हूँ और भाईचारा ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ और 7 दिन से कंटिन्यू यहाँ लंगर लगा रखा है। हमने कच्ची सब्जियां भी और पका के या भंडारे का जो भी सामान है हम दे रहे हैं। हम किसानों के साथ है। जब तक किसान यहाँ बैठेंगे हम उनकी सहायता में तत्पर रहेंगे। लगता है कि जो गतिरोध बना हुआ है ये टूटेगा, कुछ हल निकलेगा जल्द, क्योंकि ठंड है कड़ाके। किसान कुछ इस तरीके से खुले आसमान के शायद जी यहाँ पर बर्फ पड़ जाओ, किसान नहीं हत्या करते और हम किसानों के साथ है। जब तक किसान बैठे रहेंगे हम यहीं रहेंगे। हम भी नहीं जाने वाले और किसान भी नहीं जाने वाले। ये भी और किसान कोई नहीं जाएगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। लगता है कि बातचीत तो चल रही है, कल फिर एक बार बातचीत है, कुछ हल निकलेगा। लगता है हल निकलेगा, बल्कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ और ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। नहीं ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, बैठे ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे। रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है, रात को भी बहुत ठंड बढ़ जाती है। नहीं जी, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਪੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। जमीन से जुड़े लोग हैं, ठंड हो चाहे कैसा भी मौसम की मार हो, मांगे पूरी करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लस्सी की जो सेवा है वो दी जा रही है। बड़े बड़े इन ड्रम्स के अंदर, कंटेनर से के अंदर भरकर जो लस्सी है वो यहाँ पर लाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है, जो किसानों का आंदोलन है वो हर दिन के साथ तेज हो रहा है और सरकार की भी अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द बातचीत में कोई हल निकले, जिससे हाईवे भी खाली हो और किसान वापस अपने शहरों की तरफ जा सके। कैमरामैन सुंदर के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये किसान आंदोलन से जुड़ी रिपोर्ट्स आपने देखी। किसान आंदोलन 9वें दिन में पहुंच चुका है। अच्छा, पूरा देश कोरोना की मार से भी बेहद परेशान है। कोरोना की वजह से देश के कई लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपदा को अवसर में कैसे बदलना है ये सीखिए और समझिए बिहार के एक परिवार से, जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया। रिपोर्ट देखिए। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। और अब इसी लोकल की बदौलत देश आत्मनिर्भर बनने लगा है। ये हैं इसकी जीती जागती वो तस्वीरें जिसने लॉकडाउन में एक परिवार को आत्मनिर्भर बना दिया। बिहार के गया के डेल्हा मोहल्ला में बना ये 3 मंजिला मकान खेत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मकान के ज्यादातर खाली कमरों में इसी तरह मशरूम के बैग रखे हैं, जिनमें नमी बनाकर मशरूम उगाए जा रहे हैं, जो कोरोना संकट काल में इस परिवार के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। घर में हमारा जहाँ जहाँ अभी खाली जगह मिला है वहाँ पे हम लगाए हुए हैं। दरअसल 3 मंजिला इस मकान के जिन खाली कमरों में आज मशरूम की खेती हो रही है, लॉकडाउन से पहले वो कमरे किराएदारों से फुल थे। एक कमरे का किराया 2000 रुपए था
लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद आर्थिक तंगी की वजह से कमरे खाली हो गए और इस परिवार पर आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया। लेकिन ऐसे में भी परिवार ने हार नहीं मानी और किसी से कर्जा लेने या कहीं और नौकरी के बारे में सोचने के बजाय इस परिवार ने आपदा को अवसर में कैसे बदला। परिवार के बेटे ने समर्थ नाम की संस्था से मुलाकात की और घर में ही मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया। नतीजा, जो परिवार एक महीने का 2000 रुपए कमाता था वो अब हर महीने 30,000 रुपए कमा रहा है। यानी एक कमरे से सालाना आमदनी 24,000 रुपए से बढ़कर 3.5 लाख रुपए की हो गई है। हमें उम्मीद है कि 25-30 हजार के जगह हमको 50-60 हजार का फायदा होने वाला है।